मैग्सेसे पुरस्कार विजेता सोनम वांगचुक को एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं आज आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, ये वो भारतीय जनता पार्टी है जो बलात्कारी राम रहीम को बार बार पैरोल पर रिहा करती है, 2 दर्जन से ज्यादा बार पैरोल पर रिहा कर चुकी है। ये वो भारतीय जनता पार्टी है जिसका नेता कपिल मिश्रा दिल्ली पुलिस की मौजूदगी में धमकाता है कि आज तो ट्रंप हम वापस जा रहे हैं। इस व्यक्ति के खिलाफ केस भी दर्ज नहीं किया जाता, अदालत फटकार लगाती है। यह वो भारतीय जनता पार्टी है जो प्रज्वल रवन्ना की वीडियो टेप्स सामने आने के बाद, जिसमें वो औरतों के साथ दुष्कर्म कर रहा है, तब भी उसके कान में जूं नहीं रेंगती, मगर उसने सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया है। आज हम गिरफ्तारी के मायने को समझेंगे, मगर सबसे पहले दोस्तों, आपके सामने ये 2 तस्वीरें देखिए। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं इस शख्स को जो जमीन पर लेटा हुआ है, और दूसरी शख्सियत जो उनके साथ दिखाई दे रही है वो है इंदिरा गांधी। तस्वीर 1984 की है, और जो शख्स जमीन पर लेटा हुआ है उनका नाम है सोनम वांग्याल, जो लद्दाखीज के लिए शेड्यूल्ड ट्राइब के दर्जे की मांग कर रहे थे और आमरण अनशन पर थे। कौन है सोनम वांग्याल? सोनम वांग्याल सोनम वांगचुक के पिता थे। इंदिरा गांधी दिल्ली से लद्दाख आई और उन्होंने उनके आमरण अनशन को तोड़ा, उन्हें ग्लास ऑफ जूस देके, यानी कि जूस का एक ग्लास देकर। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप को एक मजबूत, ताकतवर प्रधानमंत्री के तौर पर पेश करते रहते हैं, मगर ऐसी तस्वीर उनकी कभी सामने नहीं आएगी जब उन्होंने किसी अनशन को इस तरह से तोड़ा होगा। उल्टा उनसे सवाल करने वालों को जेल में डाल दिया जाता है। 700 किसान मर गए साहब, नहीं, प्रधानमंत्री किसी किसान के पास नहीं पहुंचे उसके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए। इंदिरा जी 1984 की तस्वीर है। शख्सियत सोनम वांग्याल, सोनम वांगचुक के पिता, जो मांग कर रहे थे कि लद्दाखीज को शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया जाए। उस मांग को पूरा किया गया, और आप यहां देख सकते हैं इंदिरा गांधी ने उन्हें जूस का ग्लास पिलाया। उन्होंने सोनम वांग्याल को गिरफ्तार नहीं किया, मगर आज मैं आपके सामने चंद सवाल रखना चाहता हूं। यह भारतीय जनता पार्टी ने ही तो वादा किया था कि धारा 370 के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। इनफैक्ट सोनम वांगचुक ने धारा 370 हटाए जाने का स्वागत किया था। वो कई बार कह चुके हैं कि मैं प्रधानमंत्री का प्रशंसक हूं, मगर जब इस व्यक्ति ने आम लद्दाखी के हितों के लिए यह व्यक्ति जमीन पर उतरा, तब इसे चाइनीज एजेंट, अमेरिकी एजेंट तक बताया जाने लगा। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। पुलिस गोलीबारी में 4 लोग मर गए, अंधाधुंध गोलीबारी में। आज आपने सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया है, मगर जिन 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है पुलिस गोलीबारी में, उनका क्या उसको लेकर कोई जांच होगी कि इस तरह से अंधाधुंध गोलियां क्यों चलाई गई? अब तक आम लद्दाखी बहुत ही शांतिपूर्ण अंदाज में प्रदर्शन कर रहा था। मैंने इस मंच पर बार बार कहा है, इस देश में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का रास्ता दिखलाया, लिहाजा जो भी हिंसा का सहारा लेता है वो गलत है, सरासर गलत है। लिहाजा जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पर प्रहार किया था वो गलत था, मगर 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। क्या आप उनके नाम जानते हैं? एक एक करके आपके स्क्रीन पर। सिवांग थारचिन, उम्र 46 साल, जिगमेट दोरजे, उम्र 25 साल, स्टैंजिंग नामग्याल, उम्र 23 साल, रिंचन दादुल, उम्र 20 साल, और थारचिन जिनकी उम्र 46 साल है, वो एक रिटायर्ड फौजी थे। एक रिटायर्ड फौजी को सीआरपीएफ की गोलीबारी में मौत के घाट उतार दिया गया। ऐसी क्या मजबूरी थी सीआरपीएफ की कि अंधाधुंध गोलियां चला दी गई? क्या यह गोलीबारी इसलिए की गई क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर को जला दिया? मैं फिर कह रहा हूं दोस्तों, हमारे सामने मुद्दे 2 हैं। जिन 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, और अब सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इंदिरा गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फर्क मैं आपको दिखला चुका हूं। आज जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पूछ रहे हैं कि ये हो क्या रहा है, क्यों किया गया इनको गिरफ्तार। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। गिरफ्तार किया गया, चलिए अफसोस की बात है, लेकिन जिस तरह मरकज की हुकूमत कल से उनके पीछे पड़ी हुई थी,
शायद ये लग ही रहा था कि इस तरह का वो करेंगे। लेकिन अब उन लोगों के साथ कुछ वादे हुए जिस तरह हमारे साथ हुए। अब समझ में नहीं आता मरकज की हुकूमत की क्या मजबूरी है कि वादे करने के बाद वो उन वादों से मुकर जाते हैं। हिल काउंसिल के इलेक्शन से पहले मरकजी एक वजीर ले गए थे क्योंकि वहां लोगों ने इलेक्शन बॉयकॉट करने का फैसला किया था। लोगों को इलेक्शन में लड़वाने के लिए कुछ वादे हुए। लोगों ने बढ़ चढ़ के इलेक्शन में हिस्सा लिया, न सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि बीजेपी को कामयाब किया। लेकिन वो वादे वहीं रह गए। ठीक जिस तरह हमारे साथ भी कुछ वादे हुए थे जिसके बुनियाद पे लोगों ने इलेक्शन में हिस्सा लिया, जिसके बुनियाद पे हमने यहाँ पे हुकूमत बनाई। लेकिन अब समझ में नहीं आता क्या मजबूरी है मरकज की कि वादा करने के बाद वो उन वादों पे अमल नहीं करते। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। सोनम वांगचुक की क्या मांग थी कि भाई लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले और उसे संविधान के 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए। ये 2 मांगे थी। चलिए मैं आपको एक चीज दिखाता हूं दोस्तों। यह है भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो रिलीज और इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है भारतीय जनता पार्टी on Tuesday 13th of October 2020 released its manifesto for the 6th LAHDC Leh election. Aspirations and visions of Ladakhis from all the spheres of life are kept in mind, including the prime demand of Ladakhis for safeguards under the provision of 6th schedule. ये खुद भारतीय जनता पार्टी अपने मैनिफेस्टो में कह रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इसी मांग की याद दिलाने तो सोनम वांगचुक जो है मैदान में उतरे थे, शांतिपूर्ण आमरण अनशन कर रहे थे। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यह मांग और इसकी याद दिलाना गुनाह हो जाता है? भाई उन्हीं की मांग की याद दिलाई जा रही थी। सबसे बड़ी बात दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी और उसका प्रचार तंत्र, खासतौर से उसके प्रचार तंत्र का मानो दिमाग खराब हो गया है। आप जानते हो लोग क्या कर रहे हैं? आपको याद होगा दोस्तों, राजकुमार हिरानी की एक फिल्म आई थी जिसमें आमिर खान थे, 3 इडियट्स। इसमें आमिर खान ने फुनसुक वांगड़ू का किरदार निभाया था। कई लोग कहते हैं कि फुनसुक वांगड़ू जो है वो सोनम वांगचुक के किरदार से इंस्पायर्ड था। हालांकि सोनम वांगचुक खुद कह चुके हैं ऐसा सही नहीं है। आप जानते हैं भाजपा का प्रचार तंत्र क्या कह रहा है, खासतौर से उनके जो अंध भक्त हैं, गौर कीजिएगा। वो कह रहे हैं कि ये जो पूरी साजिश है, ये कोई अमेरिकी साजिश है जिसमें एक फिल्म बनाई जाती है, सोनम वांगचुक का दर्जा ऊंचा किया जाता है, उन्हें भारतीय जनमानस में उनकी सोच को सामने लाया जाता है 3 इडियट्स के जरिए। वो फिल्म जो भारतीय जनता पार्टी सरकार के आने से पहले आ गई थी, यानी 2014 से पहले। यह फिल्म 2014 की है। इन कम अक्लों की सोच को देखिए, 3 इडियट्स को, और इस फिल्म को बनाए जाने को भी वो एक देश विरोधी साजिश देख रहे हैं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, वो सोनम वांगचुक जो चाइनीज अतिक्रमण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जो गडरियों के हक पर आंदोलन कर रहे थे, वो व्यक्ति देशद्रोही कैसे हो गया? इनफैक्ट मैं आपको सोनम वांगचुक का एक बयान सुनाना चाहता हूं। यहां पर उन्होंने कहा है कि मैं जानता हूं मुझे गिरफ्तार करेंगे, मगर मेरी गिरफ्तारी के साथ यह आंदोलन और मजबूत होगा, क्योंकि वो कह रहे हैं दुनिया यह जानेगी कि एक ऐसे व्यक्ति को तुमने जेल में डाल दिया जो इस देश का मान सम्मान बना था, जिसे कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए। और जैसे मैंने बताया दोस्तों, ये वो शख्स है जिसने चाइनीज अतिक्रमण का विरोध किया था। हालांकि इनकी गिरफ्तारी में एक सबक उन सभी लोगों के लिए है जो भाजपा की भक्ति करते हैं, या सरल शब्दों में कहा जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भक्ति करते हैं। सुनिए अपनी गिरफ्तारी से पहले सोनम वांगचुक ने क्या कहा। ठीक अगले दिन एक प्रेस रिलीज देती है गृह मंत्रालय, भारत जैसे महान बड़े देश का गृह मंत्रालय प्रेस रिलीज देता है, जिसमें वो कहते हैं सोनम वांगचुक 3-4 बार सोनम वांगचुक, एक छोटे से इंसान पर वो पूरा दोष मढ़ते हैं। तो ये एक कड़ी का हिस्सा है, ये भी कल का वाला भी एक कड़ी का हिस्सा है। ये कोई 1.5 महीना पहले शुरू हुआ
जबकि लद्दाख के जो चुनाव हैं वो 2 महीने में आने वाले थे। ये वही चुनाव है जिसमें लोग मांग कर रहे हैं कि पिछले चुनाव का वादा पूरा कीजिए अगले में जाने से पहले। पिछले चुनाव का वादा था कि आपको 6वें शेड्यूल में लाएंगे, तो अब लोग मांग कर रहे थे इसे पूरा किए बिना हम आपको नहीं जाने देंगे। उनमें से बड़ी आवाज़ मेरी थी, तो मुझ पर उन्होंने निशाना साधा और 1.5 महीना पहले हमें बताया गया कि आप पर एक FIR है, वो भी देशद्रोह का है। उसके बाद हमारे विद्यालय की ज़मीन वापस ले जा रहे हैं ऐसा नोटिस आया। उसके बाद CBI की इंक्वायरी, ये 2 हफ्ते पहले की बात है, CBI की, फिर इनकम टैक्स के पता नहीं क्या क्या। तो CBI के नोटिस में ये लिखा है कि 2022 से 24 में आपकी संस्था ने विदेशी मुद्रा ग्रहण किया, जबकि आपके पास अनुमति नहीं है, FCRA नहीं है। हमने FCRA नहीं लिया क्योंकि हमारा इरादा नहीं है विदेशों से हम भीख मांगे, ठीक है। मगर 2000 लेकिन आपने पैसे तो लिए। हाँ, अब देखिए वो क्या पैसा है। ये किसी भी यूनिवर्सिटी का सपना होगा और जो ये यूनिवर्सिटी करने में काबिल होगी उसे पुरस्कार दिया जाएगा कि उसका ज्ञान यानी कि भारत का ज्ञान विदेशों में निर्यात हो। तो हमारे जो पैसिव सोलर हीटेड बिल्डिंग्स है जो हमने लोगों के लिए, इंडियन आर्मी के लिए बनाए, वो अफगानिस्तान में ले जाना चाहते थे संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस, और उन्होंने इसके लिए हमें फीस अदा की। उसी तरह हमारे आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स को स्विट्ज़रलैंड की एक यूनिवर्सिटी और इटली के एक संस्था चाहते थे कि ये प्रोजेक्ट्स में प्रयोग किया जाए। उसके लिए हमें ज्ञान की दक्षिणा फीस अदा की। वो फीस बाज़ाब्ता टैक्स के साथ है। आप जब चंदा लेते हैं उस पर टैक्स नहीं लगता है। ये सर्विस एग्रीमेंट है जो आपकी एक क्या कहते हैं, इज्जतदार नॉलेज पार्टनर किसी और को नॉलेज सप्लाई करता है। तो इसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं कहते हैं। वो भी समझ गए कि उन्होंने गलती से इसे फॉरेन कंट्रीब्यूशन माना, मगर बंद करने के बजाय अब वो 22 से 24 के बजाय 21-20 कहीं तो कुछ मिले ढूंढने लग गए। फिर हमारे जो छोटे बच्चों का विद्यालय है वहाँ चले गए, उससे मांगने लगे। ठीक है, मांगिए, आपको जो मिले ले लीजिए, मगर मैं ये कहता हूँ कि आपको ये मिलेगा कि यहाँ एक ऐसा विद्यालय है जहाँ के संस्थापक खुद अपनी जेब से विद्यालय को 1-1 करोड़ साल का देते हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए। सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। कांग्रेस ने भी इस पर प्रहार किया है। पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया सुनीत क्या कहते हैं आपकी स्क्रीन पर, वो कहती हैं, क्या हो रहा है इस देश में? सोनम वांगचुक की राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तारी एक निरंकुश तानाशाह की सनक का एक और सबूत है। क्या हर असहमत आवाज, हर सवाल पूछने वाले, हर हक मांगने वाले के साथ ऐसा ही किया जाएगा? बीजेपी ने लद्दाख के लोगों से किया अपना वादा, संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करना, पूरा नहीं किया। और अब नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार और बीजेपी लद्दाख जैसे केंद्र शासित प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने में अपनी विफलता को बेशर्मी से छिपाने के लिए सब कर रही है। मोदी जी, लद्दाख के साथ वैसा मत कीजिए जैसा आपने मणिपुर के साथ किया। लद्दाख और लद्दाखियों को अलग थलग मत कीजिए। अभी समय उनसे बातचीत करके फिर से विश्वास कायम करने का है। यह गिरफ्तारी लद्दाख और हमारे लोकतंत्र के लिए किसी भी कीमत पर ठीक नहीं है। जैसे मैंने कहा ना दोस्तों, यह भारतीय जनता पार्टी की खासियत हो सकती है कि लद्दाख में असंतोष पैदा हो जाए, वहां पर अशांति पैदा हो जाए, और अब इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है। मैं फिर पूछना चाहता हूं, यह किसकी बुद्धि काम कर रही है, किसकी सोच काम कर रही है कि NSA के अंतर्गत इन पर कार्रवाई की जाए? इतने सालों से आप खामोश थे, अब जाकर आपने गिरफ्तार किया है। अब जाके व्यक्ति जो है चाइनीज एजेंट है, अचानक ये व्यक्ति चाइनीज एजेंट बन गया, अचानक ये व्यक्ति अमेरिकन एजेंट बन गया। बहरहाल ये सबक है।
यह सबक है उन तमाम लोगों के लिए जो भाजपा की भक्ति करते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में सोनम वांगचुक ने क्या क्या कहा था, इस पर भी गौर किया जाए। उन्होंने धारा 370 हटाए जाने का स्वागत किया था, जबकि बहस होनी चाहिए थी कि इससे हालात बेहतर होंगे। हालात आपके सामने हैं। दूसरा, उन्होंने ना तो किसानों के आंदोलन के लिए बोला, ना दिल्ली दंगों के आरोपियों के लिए, ना भीमा कोरेगांव के आरोपियों के लिए, और ना ही देश के बाकी अन्यायों के खिलाफ। वे नरेंद्र मोदी और अमित शाह का बार बार शुक्रिया अदा करते रहे। उन्हें लगा कि इनके साथ अच्छे रिश्ते रखकर अपनी मांगें पूरी करवा लेंगे, आसान होगा, लेकिन यह रणनीति कभी काम नहीं आएगी। आज मैं देश की जनता के सामने कुछ तथ्य रखना चाहता हूं, क्योंकि कुछ मामलों का सामना मैं भी कर रहा हूं। असम के अंदर एक जज जो हैं सवाल उठाते हैं कि 3000 बीघा जमीन एक सीमेंट कंपनी को आपने क्यों दे दी, और उसके बाद एक धन्ना सेठ को जिस तरह से वहां की सरकार मदद कर रही थी। मैंने सिर्फ यह मुद्दा उठाया था एक जज के बयान पर, मुझ पर देशद्रोह का केस कर दिया गया। उसके बाद एक बड़े उद्योगपति ने मुझ पर आपराधिक मानहानि का केस कर दिया। अभी हाल ही में दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का एक प्रवक्ता, नाम नहीं लेना चाहता हूं मैं उसका, वो न्यूज चैनल में बगैर पजामे के बैठे हुए थे। किसी ने उनकी निजता का हनन नहीं किया। यह व्यक्ति अदालत पहुंच गया। अदालत ने अपने आदेश में नंबर 1 कहा कि आपकी निजता का हनन नहीं हुआ। दूसरी बात, जो मैंने बात रखी थी, अदालत ने आदेश नहीं दिया कि इसे हटाया जाना चाहिए। अदालत ने सिर्फ 2 लोगों के बयानात, 2 लोगों की ट्वीट्स को हटाने के आदेश दिए। मेरे बयान और मेरे ट्वीट्स, मेरा कार्यक्रम बदस्तूर बना हुआ है। आज मैं अदालतों से सवाल पूछना चाहता हूं। इन तमाम मुद्दों का संज्ञान लिया जाता है और आप केस दर्ज करवा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी, उनके परम मित्र जो है वो शिकायत करते हैं, केस दर्ज हो जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या सोनम वांगचुक पर आप स्वतः संज्ञान लेकर कुछ करेंगे? क्योंकि मैं देख रहा हूं भारतीय जनता पार्टी का चाहे प्रवक्ता हो, उनके परम मित्र हों, चाहे उनके उद्योगपति हों, उनके मुख्यमंत्री हों, उनके एबीवीपी का कोई छोटा मोटा कार्यकर्ता हो, वो कोई भी शिकायत दर्ज कर दे, सत्ता से सवाल पूछने वालों पर अदालत संज्ञान ले लेता है। मगर दूसरी तरफ एक व्यक्ति जो शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहा था, अब उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। कोई सबूत नहीं है कि उन्होंने लोगों को भड़काया। यही बात आम आदमी पार्टी कह रही है। आम आदमी पार्टी जिन्होंने कल प्रदर्शन किया, यहां पर आप पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज को देख सकते हैं। सुनिए सौरभ भारद्वाज क्या कह रहे हैं। वो चुनौती दे रहे हैं कि बता दीजिए हमें सोनम वांगचुक का एक भी बयान जिसमें उन्होंने कोई भड़काऊ बयान दिया होगा। सुनिए सौरभ क्या कह रहे हैं। सर ये कह रहे हैं कि हिंसा भड़काई इनके द्वारा हिंसा भड़काई गई, प्रोटेस्ट जो हुए हैं जहां पे कई युवा भी शामिल थे। एक कोई वीडियो आप दिखा दीजिए जिसमें सोनम वांगचुक हिंसा भड़का रहे हो। और कपिल मिश्रा की वीडियो बच्चे ने देखी है जिसमें पुलिस के डीसीपी के साथ खड़े होके कपिल मिश्रा ने हिंसा भड़काई, हिंसा भड़की, 40 से ज्यादा लोग मरे और उस कपिल मिश्रा के ऊपर आज तक पुलिस के पास हिम्मत नहीं हुई कि एफआईआर दर्ज कराएं। जिस हाईकोर्ट के जज ने कहा कि इनके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाए, रातों रात उस हाईकोर्ट के जज को ट्रांसफर किया गया। बड़े शर्म की बात है। बात तो सही, आप गिरफ्तार करते हैं तो कोई प्रमाण तो दीजिए कि भाई इस व्यक्ति ने यह भड़काऊ बात कही थी। यह बात समझ के परे है। भारतीय जनता पार्टी को क्या ऐसा लग रहा है कि ऐसी हरकतें करने से वो लोगों का दिल जीत रहे हैं, लद्दाखियों का दिल जीत रहे हैं? यह समझ के परे है। क्या उन्हें लग रहा है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, इस तरह की हरकतें करके वहां के लोगों का दिल आप जीत रहे हैं, आपका रुतबा बढ़ रहा है? बताइए। जो असली दंगाई होते हैं आप उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। जो असली बलात्कारी होते हैं उनके खिलाफ आप कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। बलात्कारियों की हरकतों पर आप खामोशी अख्तियार कर लेते हैं। आप उन्हें टारगेट करते हैं जो सच्चाई से अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं। मैं नहीं जानता हूं कि इस वक्त कौन सुझाव दे रहा है भारतीय जनता पार्टी को। मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, आप जो भी कर रहे हैं यू टर्न लीजिए। यह अहंकार तमाम हदों को पार कर रहा है। अहंकार तो रावण का भी कामयाब नहीं हुआ था। और इस देश में ही नहीं, दुनिया में ढेरों मिसालें हैं जिसने तानाशाही से, जोर जबरदस्ती से अंकुश डालकर लोगों पर या लोगों को दबाने की कोशिश की, वो कभी कामयाब नहीं हुआ है। और इतिहास में ऐसे व्यक्ति को कभी भी सही तरीके से याद नहीं रखा गया है।
आज मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह से बहुत सम्मान के साथ सवाल पूछना चाहता हूं। इतिहास में आप अपने आप को किस तरह से याद रखना चाहते हैं? इस तरह की जोर जबरदस्ती करके? यह जोर जबरदस्ती हो सकता है आप अगले 10-20 साल जब तक आप सत्ता में रहना चाहते हैं, क्योंकि सिस्टम आपके हाथ में है, आप तो जो मर्जी कर सकते हैं। यह जोर जबरदस्ती अगले 10-20 साल तक चलती रहेगी। ब्रेन वॉश्ड जनता आपको हो सकता है वोट देती रहे, या फिर जैसे मैंने कहा ना, आपने तो सिस्टम ही हैक कर लिया, सिस्टम आपके हाथ में। चुनाव आयोग किस तरह से नतमस्तक है भाजपा के सामने हम सब जानते हैं। कहने का अर्थ साफ है, आप राज कर लेंगे, मगर आप क्या विरासत छोड़कर जा रहे हैं? यह सवाल आपसे किया जा रहा है और किया जाएगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।